हालांकि पैंगडालों की कीमत काफ़ी अधिक थी, जिससे उसके लाभ मार्जिन में भारी कमी आई, लेकिन कम से कम इन सामग्रियों को प्राप्त करके वह कुछ कमाई तो कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस परियोजना को पूरा करने से आगे और भी सहयोग के अवसर मिलेंगे और हांगकांग में उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा स्थापित करने में मदद मिलेगी। हांगकांग मूल रूप से वह बाजार था जिसमें सू समूह ने आगे बढ़ने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्हें इस परियोजना को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हासिल करना ही था। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि जब वह नहीं देख रही थी तब पैंगडालोंग और ओल्ड राजू कपूर ने एक दूसरे की ओर देखा। छोटे भाई राजू कपूर, देखो, उसने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन व्यापार में ईमानदारी आवश्यक है, जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। पैंगडालोंग ने देखा कि सू फुलिंग ने हस्ताक्षर और मोहर लगाने का काम पूरा कर लिया है और उसने ओल्ड राजू कपूर से माफ़ी मांगते हुए बात की। अफसोस, कितना अफसोस की बात है। खैर, बड़े भाई पैंग, कृपया जल्दी से पता लगाए कि क्या आप मेरे लिए जल्द ही सामग्री का स्टॉक कर सकते हैं। मैं बाहर भी देख लूँगा, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। बूढ़े राजू कपूर ने अफसोस भरे भाव से कहा। ठीक है, मैं निश्चित रूप से आप पर नज़र रखूंगा। फिर बूढ़ा राजू कपूर चला गया। सीईओ सू, सहयोग के लिए शुभकामनाएं। सहयोग से खुशी हुई, सू फुलिंग ने अनिच्छा से जवाब दिया। इस बार उस शातिर लोमड़ी ने उसे बेरहमी से ठग लिया था और स्वाभाविक रूप से वह असहज महसूस कर रही थी। चलिए साथ में खाना खाते हैं। नहीं धन्यवाद, मेरा एक दोस्त यहाँ व्यापारिक चर्चा के लिए आ रहा है। अगली बार शायद। कृपया समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें, सीईओ पैंग। चिंता मत करो, मैं वापस आते ही इसका ध्यान रखूंगा। पैंगडालोंग समझ गया था कि सू फुलिंग इशारों में उसे जाने के लिए कह रही है, लेकिन उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। भारी मुनाफा कमाने के बाद पैंगडालोंग बहुत खुश था और उसने खुशी खुशी सहमति दे दी। जैसे ही पैंगडालोंग नीचे रेस्तरां की लॉबी में पहुंचा, उसकी मुलाकात अपनी ओर आते हुए किसी व्यक्ति से हुई। बॉस, आप यहाँ क्यों हैं? बूढ़े पैंग, तुम भी यहाँ हो? मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ रात के खाने पर बुलाया था, उसने कहा कि हमें किसी बात पर चर्चा करनी है। आपके दोस्त? हाँ, उन्होंने कहा कि कमरा नंबर 515 प्राइवेट है। कमरा नंबर 515 किस मंजिल पर है? ओह, अगर मैं इतनी हिम्मत करूं तो। बॉस, क्या आपको रात के खाने पर आमंत्रित करने वाली महिला यंग मिस सू फुलिंग है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर पैंगडालोंग का पूरा शरीर कांप उठा। बॉस, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे शौच के लिए जाना पड़ रहा है, क्षमा करें। ये कहकर वह मुड़ा और लिफ्ट का इंतजार किए बिना तेजी से ऊपर की ओर भागा। क्या उसे जाना नहीं था? क्या नीचे ही शौचालय नहीं है? अजय शर्मा ने लॉबी में लटके शौचालय के चिन्ह को देखा, उसका चेहरा असमंजस से भरा हुआ था। प्राइवेट रूम नंबर 515 का दरवाजा अचानक धमाके के साथ खुल गया, जिससे सू फुलिंग चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पैंगडालोंग लौट रहा था और जैसे ही वह अंदर आया, उसने निजी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? वापस क्यों आए हो? सू महोदय, मुझे अभी क्रय विभाग से फोन आया था कि इन सामग्रियों के पिछले बिल में गलती हो गई थी। पुनर्गणना के बाद हम आपके द्वारा पहले बताए गए मूल्य में 10% की और छूट दे सकते हैं, इसलिए मैं तुरंत आपके साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए वापस आ गया। क्या इतनी अच्छी बात हुई? पैंगडालोंग की बातें सुनकर सू फुलिंग को अचानक लगा कि उसका दिमाग सुस्त पड़ गया है और वह जानकारी को तुरंत समझ नहीं पा रही है। इस अनुबंध को देखिए, कीमत बदल दी गई है। पैंगडालोंग ने तुरंत 2 खाली अनुबंध निकाले, उनमें नवीनतम कीमत भरी और चिंता भरी नजरों से उन्हें सू फुलिंग को सौंप दिया। सू फुलिंग ने कीमत की जांच की और वाकई में यह उसकी मूल बताई गई कीमत से 10% कम थी। क्या आप सचमुच मुझे ये कीमत दे रहे हैं? जी हाँ, व्यापार ईमानदारी पर आधारित होता है, कीमत चाहे जो भी हो वही सही है। क्या आप इस कीमत से संतुष्ट हैं? अगर हाँ, तो चलिए अभी हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है? मुझे इसके बाद कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। हालांकि उसे अनगिनत शंकाएं थीं, लेकिन अनुबंध में लिखी कीमत निश्चित रूप से उसके लिए फायदेमंद थी। इसलिए सू फुलिंग ने पैंगडालोंग के पागलपन को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत दस्तावेज पर हस्ताक्षर और मोहर लगा दी, इस डर से कि कहीं वह अपने वचन से मुकर न जाए। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पैंगडालोंग को इस बात का बहुत डर था कि सू फुलिंग हस्ताक्षर नहीं करेगी। अगर अजय शर्मा को पता चल गया कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है, तो क्या वह मुसीबत में नहीं पड़ जाएगा? दोनों पक्षों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और मोहर लगाए और पुराने अनुबंध को फाड़ दिया। सीईओ पैंग, सहयोग के लिए शुभकामनाएं। इस बार सू फुलिंग सचमुच खुश थी, उसके चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान आ गई। बहुत खुशी की बात है। जब तक यंग मिस सू इस सहयोग से संतुष्ट हैं, मैं अब जा रही हूँ। इतना कहकर वह तेजी से भाग गया और दरवाजा खोलते ही उसने चुपके से बाहर की ओर बाएं और दाएं देखा। घटनाओं की इस श्रृंखला ने सू फुलिंग को पूरी तरह से हैरान कर दिया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार परिणाम अच्छा ही था। इस प्रकार वह प्रसन्नतापूर्वक एक धुन गुनगुनाने लगी। अरे, छोटी बच्ची सू इतनी खुश क्यों है? इसी क्षण अजय शर्मा ने आखिरकार दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा और बड़बड़ाते हुए कहा, इस होटल के निजी कमरे किसी भूलभुलैया की तरह हैं, मुझे इन्हें ढूंढने में अनंत समय लग गया। 37, 2 महिलाएं, एक पति। समय आ गया है। अजय शर्मा, तुम यहाँ हो? अजय शर्मा को देखकर सू फुलिंग बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। क्या जश्न मनाने लायक कोई बड़ी बात है? कुछ खास नहीं, बस पैंग ग्रुप के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और मुनाफा कमाया। ओह, पैंग ग्रुप? हाँ, बिल्कुल सही। क्या आप पैंग ग्रुप को नहीं जानते? वे दिल्ली शहर में सबसे बड़े सामग्री आपूर्तिकर्ता हैं, आपकी होनफेंग रियल एस्टेट से कहीं अधिक मजबूत। आपको कैसे पता चला कि होनफेंग रियल एस्टेट मेरी है? अजय शर्मा को अपनी ओर घूरते देख सू फुलिंग की नजरें तुरंत हट गईं। उत्तेजना में उससे अनजाने में यह बात निकल गई थी। खैर, पिछली बार जब मैं घर देखने गया था तो मैंने संयोगवश वह सब देख लिया जो चुनक्यू यंग्युए में आपके साथ हुआ था।
ओह, मैं समझा। अजय शर्मा ने सिर हिलाया, उसे ज़्यादा परवाह नहीं थी। अगर उसका भेद खुल भी जाता तो कोई बात नहीं, छिपाने जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन आज जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए वह थोड़ा अजीब था। अरे, ऐसा कैसे? पहले पेंग डालोंग ने कीमत बहुत बढ़ा दी थी। मुझे मजबूरी में इस पर हस्ताक्षर करने पड़े, लेकिन उनके जाने के कुछ ही समय बाद वे अचानक वापस आ गए और कहने लगे कि पिछली कीमत एक गलती थी। फिर उन्होंने मुझे एक नया अनुबंध दिया और इस बार कीमत इतनी कम थी कि यकीन नहीं हो रहा था। अंत में मुझे बिना किसी कारण के उम्मीद से 10% अधिक लाभ हुआ। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन अंत में इस पर बहुत आसानी से हस्ताक्षर हो गए। ये सुनकर अजय शर्मा को आखिरकार समझ में आ गया कि पेंग डालोंग अचानक घबरा क्यों गया था जब उसे पता चला कि अजय शर्मा निजी कमरा नंबर 515 में खाना खा रहा था। वह बूढ़ा धूर्त, अजय शर्मा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। हालांकि इस पुराने चालाक व्यक्ति के आसपास होने से उसे व्यापार में नुकसान होने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी और वह काफ़ी समझदार था। इसके अलावा यह अच्छी बात थी कि वह उससे डरता था, अन्यथा कौन जानता है कि वह उसकी पीठ पीछे क्या कर सकता था। बेशक अजय शर्मा भी जानती थी कि ये सारे बदलाव पिछली बार फोहाई रेस्टोरेंट में हुई उनकी मुलाकात की वजह से हुए थे। इससे उन्हें ये पता चल गया कि उसका कारोबार केवल उन्हीं तक सीमित नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। तो आपने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया? ये सिर्फ डिनर के लिए तो नहीं है ना? अच्छा, मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। सू फुलिंग को हकलाते देख अजय शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक सका। तो राष्ट्रपति सू के भी कुछ ऐसे पल होते हैं जब वह एक शर्मीली युवती की तरह व्यवहार करती हैं, है ना? सीधे सीधे कह दीजिए, मैं भी एक महिला हूँ। अजय शर्मा द्वारा छेड़े जाने पर वह आराम महसूस करने लगी। बात कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही परेशान करने वाला व्यक्ति है जो मुझे तंग करता रहता है। पेंग ग्रुप के साथ सहयोग पर चर्चा करने के अलावा मेरे यहाँ आने का एक और कारण उससे बचना था। दुर्भाग्य से उसने मेरा पीछा करते हुए मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो बस करो अब, और बस करो, मत करो। तुम मुझे अपनी ढाल तो नहीं बनाना चाहते? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो सीधे मना कर दो, क्या तुम नहीं कर सकते? अजय शर्मा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या ये किसी टीवी शो की पुरानी कहानी नहीं है? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती? वह मोदुनी ग्रुप के युवराज हैं और उनके हमारे ग्रुप के साथ कुछ व्यावसायिक सहयोग है, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आसानी से नहीं कर सकती। साथ ही मेरा परिवार हमेशा से हमारे इस मिलन को, जिसे हम व्यावसायिक विवाह कहते हैं, सुविधाजनक बनाना चाहता है, आप जानते ही हैं। अजय शर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं। वाकई यह एक पुरानी घिसी पिटी बात थी। उसकी आंखों के इशारे को नज़रअंदाज करते हुए सू फुलिंग ने आगे कहा, अगर मैं किसी को भी इसमें शामिल कर लेती तो वे इस पर विश्वास नहीं करते और यह खबर निश्चित रूप से मेरे माता पिता तक पहुंच जाती, जो भी इससे सहमत नहीं होते। तो अगर तुम मुझे इसमें शामिल कर लोगे तो वे मान लेंगे। तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे। कम से कम आप हैंडसम तो हैं और आपके अपने बिजनेस भी हैं। इतनी कम उम्र में ज़रूरी मेंशन में विला नंबर 1 हासिल करने के लिए आपके पास हॉन्फेंग रियल एस्टेट से कहीं ज़्यादा कुछ होना चाहिए, है ना? इसके अलावा कल आपने जो बेहतरीन तरीके अपनाए वो वाकई सराहनीय हैं और बूढ़े किन आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक कि आपके साथ भाईचारे की शपथ भी ले चुके हैं और आपके पास लिन तियानशिंग जैसा मेजर जनरल शिष्य भी है। आपकी जैसी हैसियत के साथ मेरे माता पिता को तो बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी। इससे सू फुलिंग की विश्लेषणात्मक क्षमता का पता चलता है, वह सही थी। यदि किसी सामान्य व्यक्ति के पास केवल हॉन्फेंग रियल एस्टेट ही हो तो वह ज़रूरी मेंशन में विला नंबर 1 कैसे हासिल कर सकता है? अगर वे इसे हासिल कर सकते थे तो वे बहुत पहले ही खुद कर चुके होते। अजय शर्मा का इंतजार क्यों कर रहे थे? जब आप इसे इस तरह से कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ। अजय शर्मा मुस्कुराया। देखो तो सही, कितने आत्मसंतुष्ट हो तुम। तो तुम सहमत हो या नहीं? मैं ऐसा निसंतोषजनक काम क्यों करूँ? वैसे भी आपने मुझे इतना उत्कृष्ट बताया है, अगर आपके माता पिता वास्तव में मुझे पसंद करने लगे तो क्या होगा? तो क्या हुआ अगर वे तुम्हें पसंद करते हैं? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी नहीं हूँ? वैसे भी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त के बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? अजय शर्मा को अभी भी कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण भाव से देखते हुए देखकर सू फुलिंग थोड़ी चिढ़ गई। वो दिखने में बुरी नहीं थी, है ना? मौदू में तो बहुत सारे लोग थे जो उसे पाना चाहते थे और ये आदमी तो उसे नीचा दिखा रहा था। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, याओ आने की तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। सू फुलिंग की बातें सुनकर अजय शर्मा स्तब्ध रह गया, फिर उसने और अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला। ओह हाँ, याओ आने की मेरी सबसे अच्छी दोस्त है जिसके साथ मैं पली बड़ी हूँ, इसलिए चिंता मत करो, अगर ऐसी नौबत आई तो वही सीनियर होगी। अजय शर्मा से चिढ़कर उसने अनजाने में फिर से कुछ कह दिया और फिर सू फुलिंग ने गुस्से में आकर फिर से गलत बात कह दी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले उसे पछतावा हुआ। आखिर वो क्या कह रही थी? हालांकि अजय शर्मा आश्चर्य से अपना मुंह चौड़ा खोल बैठा। अरे यार, इस लड़की का क्या मतलब है? क्या वो छोटी बहन बनने को तैयार है? 2 बहनें, ये भी बुरा नहीं लगता। आखिरकार पुरुषों के भी कल्पनाशील पल होते हैं, खासकर सू फुलिंग जैसी महान सुंदरी के साथ। हालांकि सोचना एक बात है और करना दूसरी। सोचते सोचते आखिरकार उसने सहमति में सिर हिलाया। मुख्य कारण ये था कि उस लड़की ने उसके सामने ही अंकी को फ़ोन किया और सब कुछ समझाया। अंकी ने न केवल कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि उसने ये भी उम्मीद जताई कि अजय शर्मा उसकी सबसे अच्छी दोस्त की यथासंभव मदद करेगा, बशर्ते इससे उसे कोई असुविधा न हो। इससे अजय शर्मा टूरी अवाक और हैरान रह गई। उसे आश्चर्य हुआ कि उनका रिश्ता इतना अच्छा था कि वे एक बॉयफ्रेंड भी उधार देने को तैयार थीं। कई मुलाकातों के बाद उनका रिश्ता बुरा नहीं था और अब जब अंकी ने ऐसा कह दिया है तो वह मदद कर सकता है।
इसके बाद अनकी ने फ़ोन पर अजय शर्मा से माफ़ी मांगते हुए बताया कि उनकी व्यावसायिक यात्रा बढ़ सकती है क्योंकि वहां का प्रोजेक्ट एक अड़चन में फंस गया है और जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता तब तक वह वापस नहीं लौट सकती, जिसमें 1 और सप्ताह का समय लग सकता है। उसने पहले अजय शर्मा को फ़ोन करने की योजना बनाई थी, लेकिन सू फुलिंग के फ़ोन करने पर उसने सीधे उससे बात कर ली। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे के प्रति चाहत के भाव व्यक्त किए, फिर सू फुलिंग के लगातार आंखें घुमाने के बीच फ़ोन काट दिया। इसके बाद दोनों ने अपने अपने किस्से सुनाते हुए खाना खाना शुरू कर दिया। अंततः अजय शर्मा की लगातार शिकायतों के बाद उन्होंने एक ऐसी योजना तैयार की जिसे सू फुलिंग ने संतोषजनक माना। तभी अजय शर्मा का फ़ोन बज उठा। बॉस, मैं जो झाओगांग हूँ। जिनरुई रियल एस्टेट के लिए सभी धनराशि निवेश कर दी गई है और नींव का काम शुरू हो चुका है। अच्छा, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। अब जाल बिछाने का समय आ गया है। समझ गया बॉस। फ़ोन रखते ही अजय शर्मा की आंखें सिकुड़ गईं। जो मेरा बकाया है उसे चुकाना ही होगा। 38 वसंत और शरद ऋतु का एक सुंदर सपना एक ही दिन में चकनाचूर हो गया। फेग्यांग जिले में स्थित फ्लावर एक्सपो प्रदर्शनी हॉल। जल्दी करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। रुवान मिंगहुई अपने अधीनस्थों को निर्देश दे रहे थे जो कार्यक्रम स्थल पर काम करने में व्यस्त थे। फेग्यांग जिले में प्लॉट नंबर 1 के निर्माण की शुरुआत करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए सीधे यहां फ्लावर एक्सपो प्रदर्शनी हॉल किराए पर लिया। कुछ ही देर में सभी लोग आ गए। रुवान मिंगहुई ने अपना सूट और बाल समेटे, सिर ऊंचा करके कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया और पोडियम पर बैठ गए। क्योंकि इस बार उनका योगदान सबसे अधिक था, इसलिए वरिष्ठ गुरु ने नेतृत्व उन्हें सौंप दिया। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे अपने जीवन के शिखर पर पहुंच चुके हों। इस विकास परियोजना के पूरा होने के बाद रुवान ग्रुप मैजिक सिटी और क्योटो की बड़ी कंपनियों के बराबर एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। फेग्यांग जिले में प्लॉट नंबर 1 की विकास परियोजना के लिए रुवान ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। हमारी रुवान ग्रुप की योजना इस भूखंड को दिल्ली शहर और यहां तक कि पूरे देश का सबसे आलीशान समुद्र तटीय पर्यटक रिजॉर्ट बनाने की है। यहाँ रुवान मिंगहुई ने मंच से धारा प्रवाह भाषण दिया और लगातार पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। ये स्पष्ट था कि हर कोई इस परियोजना में बहुत रुचि रखता था। इससे रुवान मिंगहुई को अपने भविष्य के उज्ज्वल होने का एहसास हुआ। इस बार रुवान ग्रुप सचमुच उड़ान भरने के लिए तैयार था। रुवान मिंगलियांग अभी अपना परिचय दे ही रहे थे कि अचानक पत्रकारों के फ़ोन एक के बाद एक बजने लगे। हेलो, मैं रुवान ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं अभी आता हूँ। क्या कहा तुमने? ऐसा हुआ? ये तो बहुत बड़ी खबर है। मेरे लिए एक जगह बचा कर रखो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। पत्रकारों ने तुरंत फ़ोन काट दिया, अपने फोटोग्राफरों से कुछ शब्द कहे और जल्दी से अपने उपकरणों के साथ कार्यक्रम स्थल से चले गए। इस समय वहां मौजूद पत्रकार भी संक्रमित प्रतीत हो रहे थे। वे एक एक करके मुड़कर जाने लगे। अरे जाओ मत, मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है। मीडियाकर्मियों को एक एक करके जाते देख रुवान मिंगहुई स्तब्ध रह गई। क्या हो रहा है? उन्हें अब अपनी छवि की कोई परवाह नहीं थी। वे तुरंत मंच से नीचे उतरे, एक पत्रकार को पकड़ा और उससे पूछा, अरे मुझे मत रोको, मैं बगल में स्थित हॉनफेंग रियल एस्टेट में इंटरव्यू के लिए जल्दी जा रहा हूँ। जिस रिपोर्टर को पकड़ा गया था उसने भौहें चढ़ाकर गुस्से से कहा, क्या उसे पकड़ने वाला यह आदमी उसके इंटरव्यू में देरी नहीं करेगा? उन्हें खबर पहले ही देर से मिली थी, अगर वे और देर करते तो उन्हें बचा कुचा खाना भी नहीं मिलता। क्या इससे उनकी आमदनी का जरिया ही खत्म नहीं हो जाता? इसलिए रुवान मिंगहुई रुवान समूह का युवराज था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और तेजी से बाहर निकल गया। आखिर हो क्या रहा है? कोई मुझे बता सकता है? अचानक खाली हुए कार्यक्रम स्थल को देखकर रुवान मिंगहुई फूट फूट कर रो पड़ी। युवा स्वामी रुवान, ये बुरी खबर है। हॉनफेंग रियल एस्टेट ने वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने कहा। इसी समय एक अधीनस्थ कर्मचारी हौंफता हुआ अंदर भागा आया। क्या कह रहे हो? सीधे सीधे बोल दो। ये देखकर कि वह एक सुसंगत वाक्य भी नहीं बोल पा रहा था, रुवान मिंगहुई आगे की ओर झपटा, उसे पकड़ लिया और सख्ती से चिल्लाया। उन्होंने कहा कि वे यहाँ के प्लॉट नंबर 2-5 के साथ साथ फेग्यांग जिले में पहले से अधिग्रहित परिधीय भूखंडों को पूरी तरह से कब्रिस्तान में परिवर्तित करने जा रहे हैं और बाजार की क्षमता के आधार पर उन्हें 3 श्रेणियों उच्च, मध्यम और निम्न में विभाजित किया जाएगा ताकि सभी आर्थिक वर्गों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। क्या? ये खबर सुनते ही रुवान मिंगहुई जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ा सोचने पर ही उसे स्थिति की गंभीरता समझ आ गई। इस बार रुवान समूह का सफाया हो गया। प्लॉट हासिल करने के अगले ही दिन उन्होंने नींव के लिए जमीन समतल करने और खुदाई का काम शुरू कर दिया था। समय की कमी के कारण उन्होंने सामान्य से 4 गुना अधिक श्रम का इस्तेमाल किया ताकि वे बाजार पर जल्द से जल्द कब्जा कर सकें। इसके अलावा सर्वोत्तम संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए उनके विज्ञापन निवेश का पूरा भुगतान कर दिया गया था और अब इसे वापस लेना पूरी तरह से असंभव था। दूसरे, गति बनाए रखने के लिए उन्होंने पैंग ग्रुप को सामग्री के लिए पहले ही पूरा भुगतान कर दिया था और पैंग ग्रुप के पैंग दालोंग ने इसमें से एक बड़ा हिस्सा ले लिया था। आखिरकार पैंग ग्रुप सबसे बड़ा सामग्री आपूर्तिकर्ता था और कोई भी छोटी कंपनी इतने बड़े पैमाने की परियोजना की मांगों को पूरा नहीं कर सकती थी। अंततः इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उधार लिया गया था। अब जब हॉनफेंग रियल एस्टेट ने ऐसा कर ही दिया है तो चाहे वे सबसे आलीशान और उच्च स्तरीय रिजॉर्ट ही क्यों न बना लें, कब्रिस्तान से घिरी जगह में कौन रहना चाहेगा? क्या उनके समुद्र दृश्य वाले कमरे समुद्र देखने के लिए होंगे या भूत देखने के लिए? क्या ये डरावना नहीं है? दादाजी, हमारा काम खत्म हो गया। व्याकुल रुवान मिंगहुई ने बूढ़े गुरु के मोबाइल फोन पर फोन किया। भाई, जल्दी से पीपुल्स हॉस्पिटल चलो। दादाजी, हॉनफेंग की खबर देखते ही उनकी नस फट गई। उन्हें तुरंत आपातकालीन चिकित्सा के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि फोन पर रुवान मिंगलियांग की घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। भाई, कुछ बोलो, कहना, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा।
ये सब तुम्हारी हवस की वजह से हुआ है। तुम किसी को भी उकसा सकते थे, लेकिन तुमने अजय शर्मा को उकसाया। अब रुवान परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद रुवान मिंग हुई भड़क उठी। अब तक वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि अजय शर्मा बोली प्रक्रिया के दौरान आसपास के सभी भूखंडों को हासिल करने के लिए नुकसान उठाना क्यों पसंद करेगा, फिर भी उसने जानबूझकर प्लॉट नंबर 1 के लिए प्रतिस्पर्धा करने से परहेज किया। ये रुवान समूह को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदा जा रहा था। अजय शर्मा, तुम बहुत निर्दयी हो। ... इस समय अजय शर्मा घर पर टेलीविजन पर दिल्ली न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा था। ये हॉनफेंग रियल एस्टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण था, जहां जो झाओगांग एक जोशीला भाषण दे रहे थे, हर जगह थूक रहे थे और दृश्य बेहद जीवंत था। उनकी योजना को तुरंत ही आम जनता का समर्थन मिल गया। इसी दौरान उन्हें अपने अधीनस्थ द्वारा फिल्माया गया एक वीडियो भी प्राप्त हुआ, जिसमें रुवान ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दृश्य दिखाया गया था। उसकी आंखों के सामने उजाड़ और जीर्ण शीर्ण दृश्य था। टेलीविजन बंद करके अजय शर्मा ने अंगड़ाई ली और खिड़की से बाहर बगीचे की ओर देखा, जहां सूरज की एक किरण पड़ रही थी, जिससे एक मनमोहक दृश्य बन रहा था। इसी दृश्य के कारण हॉनफेंग रियल एस्टेट रातों रात मशहूर हो गया। अजय शर्मा के सुझाव पर हॉनफेंग की टीम ने मूल्य निर्धारण और निर्माण शैली के 3 सर्वोत्तम स्तर निर्धारित किए। इससे बाजार के विभिन्न समूहों को काफी संतुष्टि मिली, और जो झाओगांग ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि उसने सोचा था कि इन योजनाओं के परिणामस्वरूप नुकसान होगा, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक था। जब तक प्री सेल के आंकड़े पूरे हुए, तब तक ग्रेवयार्ड की बिक्री में न केवल नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में 1 अरब युआन से अधिक की कमाई हुई, जिससे जो झाओगांग बहुत खुश हुए। अजय शर्मा ने इस परियोजना में शामिल सभी कर्मचारियों को भारी बोनस भी वितरित किया, जिससे कर्मचारियों में उत्साह और समर्थन का भाव पैदा हुआ। रुवान समूह तब से लगातार मंदी में रहा और गहरे कर्ज में डूबता चला गया। अस्पताल में किसी तरह जान बचाए गए बूढ़े मालिक ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्हें पता चला कि पेंग ग्रुप वास्तव में अजय शर्मा की कंपनी थी। इसके अलावा पेंग डालोंग ने वास्तव में रुवान ग्रुप से अर्जित धन का उपयोग करके रुवान ग्रुप को कम कीमत पर सीधे तौर पर अधिग्रहित कर लिया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। रुवान परिवार के 2 युवा मालिकों को कर्ज वसूलने वालों ने बुरी तरह परेशान कर दिया और उन्होंने रातों रात सब कुछ खो दिया, क्योंकि रुवान समूह की नीलामी से मिली रकम बैंक के ब्याज को चुकाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। कुछ दिनों बाद अजय शर्मा वादे के मुताबिक सू फुलिंग को होंग्युआन होटल में एक कॉकटेल पार्टी में ले गया। आपने यह मैक्लारेन कब खरीदी? मैंने देखा कि आपने पिछले कुछ दिनों में कई बेंटले और फरारी खरीदी हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कोई लग्जरी कार क्लब या किराए की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहे हैं? सू फुलिंग ने हैरानी से पूछा। पुरुषों को कारें पसंद होती हैं। मेरे पास कई कारें हैं, इसलिए मैं बस उन्हें बदलती रहती हूँ। अजय शर्मा को दोष नहीं दिया जा सकता था। सिस्टम ने पिछले कुछ दिनों में कई नई वस्तुओं को सूचीबद्ध किया था। उनमें बेंटले मोटरकेड 10 कारें और फरारी कारें शामिल थीं। सू फुलिंग तो हैरान थी ही, साथ ही अजय शर्मा खुद भी सोच रहा था कि क्या सिस्टम उससे कोई लग्जरी कार क्लब खुलवाना चाहता है या फिर शादी के लिए कार किराए पर देने वाली कंपनी। आदित्य, बहुत दिनों बाद मिले। जब दोनों बात कर रहे थे तभी एक थोड़ी उदास आवाज सुनाई दी। 39 कुत्ते को पीटने वाली हथेली की तकनीक, कौन अधिक अहंकारी है? उस व्यक्ति को देखते ही सू फुलिंग की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा भावहीन हो गया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नी वंश का युवराज नीत्यानहाओ था, जिससे वह घृणा करती थी। क्या आप मेरा परिचय नहीं करवाएंगे? सू फुलिंग के ठंडे व्यवहार से मानो अभ्यस्त हो चुके नीत्यानहाओ ने मुस्कुराते हुए बात की, लेकिन उनकी आवाज हर तरह से भयावह लग रही थी। अजय शर्मा, मेरा प्रेमी। सू फुलिंग ने ठंडे लहजे में उसका परिचय कराया, फिर अजय शर्मा की ओर देखा, अपना हाथ उसके हाथ में डाला और फिर से मुस्कुराए। चेन, मैं मोदू स्थित नी ग्रुप का नीत्यानहाओ हूँ। ये बहुत ही परेशान करने वाला व्यक्ति है। ओह, कम से कम ये तथ्य कि मैं आपको परेशान कर सकता हूँ, ये दर्शाता है कि मैं आपके दिल में हूँ। नीत्यानहाओ ने अपने चेहरे के भाव बदले बिना कहा और सू फुलिंग के अंतरंग इशारे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तुम सचमुच बेशर्म हो। एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, हट जाओ। सू फुलिंग ने असभ्यता से बात की। हालांकि नी ग्रुप की उसके परिवार के साथ साझेदारी थी और दोनों परिवारों के माता पिता दोनों परिवारों के बीच विवाह संबंध स्थापित करने का इरादा रखते थे। वह पूरी तरह से संबंध तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसके प्रति विनम्र रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह नीत्यानहाओ को पसंद नहीं करती और उससे शादी नहीं करेगी। उसके माता पिता क्या सोचते थे यह उनका मामला था, उसे अपना प्यार खुद ढूंढना था। आदित्य, किसी सुंदर लड़के के साथ मौज मस्ती करना ठीक है, लेकिन आज की कॉकटेल पार्टी में कोई भी आसानी से नहीं आ सकता। ये सुनकर वह पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अजय शर्मा को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और सू फुलिंग की कलाई पकड़ ली। अजय शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। वह हमेशा से ऐसा व्यक्ति रहा था जो उकसाए जाने तक दूसरों को नाराज नहीं करता था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उस आदमी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उन्हें उस आदमी की कही बात पसंद नहीं आई। ये क्या बकवास है, सुंदर लड़के। जब दोनों साथ खड़े हुए तो नीत्यानहाओ एक सुंदर लड़के की तरह लग रहा था। उसमें मर्दांगी का कोई नामोनिशान नहीं था और उसकी आवाज भयावह थी। अब वह बेशर्मी से सू फुलिंग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। क्या उसे सच में लगा था कि वह मर चुका है? थप्पड़। तो अजय शर्मा ने सीधे नीत्यानहाओ के फैले हुए हाथ को थप्पड़ मार दिया। मेरी पत्नी ने कहा, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, हट जाओ। क्या तुम बहरे हो या बहरे? हाथ हटने के बाद नीत्यानहाओ ने आखिरकार पहली बार सीधे अजय शर्मा की ओर देखा। तुम किस तरह के इंसान हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, अजय शर्मा सू फुलिंग के साथ उसके पास से गुजरी और उसे धक्का दिया, जिससे वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर ही गया। लिंगर, भविष्य में दोस्त बनाते समय ज्यादा समझदारी से काम लेना।
ऐसे लोगों के साथ समय मत बिताना जो न तो पुरुष हैं और न ही महिला, और जो इतने घिनौने yin-yang तरीके से बात करते हैं। प्राचीन काल में ऐसा व्यक्ति नपुंसक माना जाता था। क्या तुम्हें घिन नहीं आती? मुझे पता है। दोनों ने नीत्यानहाओं को नज़रअंदाज किया और सीधे आगे बढ़ गए। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद नीत्यानहाओं के पीछे मौजूद 4 अंगरक्षकों ने उन्हें रोक दिया। बच्चे, मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो, उसे पीट दो। नीत्यानहाओ, जो जन्म से ही धनवान था, दूसरों के साथ खिलवाड़ करने का ही आदी था। उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे हो सकता था? क्रोधित होकर उसने अपना पहले वाला सज्जन वाला व्यवहार त्याग दिया और अपने अंगरक्षकों को हमला करने का आदेश देने ही वाला था। लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे उसका गला किसी चीज से जकड़ गया हो और उसने मजबूरी में अपने बाकी शब्द निगल लिए। और कुछ नहीं, क्योंकि उसके चारों अंगरक्षक पहले ही जमीन पर पड़े हुए थे। दूसरी ओर अजय शर्मा के कपड़ों पर एक भी सिलवट नहीं थी। उनके सामने का दृश्य देखकर न केवल नीत्यानहाओ अवाक रह गया, बल्कि सू फुलिंग भी बेहद स्तब्ध रह गई। ये पहली बार था जब उसने अजय शर्मा को कोई हरकत करते देखा था, और वह सोचे बिना नहीं रह सकी, तो वह न केवल दौड़ में माहिर है और उसके पास दिव्य चिकित्सा कौशल है, बल्कि वह लड़ाई में भी इतना अद्भुत है। सू फुलिंग अक्सर बुरेकिन के साथ जाती थी और कई बार सेना में जा चुकी थी, खासकर कुछ शीर्ष कुलीन निकायों का दौरा करने के लिए। छोटी उम्र से ही वह मजबूत लोगों की प्रशंसक थी और उसके मन में वुक्सिया फिल्मों का थोड़ा बहुत सपना और हीरो कॉम्प्लेक्स था। यही कारण है कि उसमें उसका सामान्य दबंग स्वभाव विकसित हुआ। अब अजय शर्मा को हरकत करते देख उसकी आंखों में आश्चर्य और असीम प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं था। वाह, आप तो कमाल के हैं। बस औसत। आपने अभी कौन सा दांव खेला? ओह, इसे तो कुत्ते को पीटने वाली हथेली की तकनीक कहते हैं। ये कहते हुए अजय शर्मा ने इसका प्रदर्शन भी किया। क्या सिर्फ कुत्ते को लाठी से पीटने की तकनीक ही नहीं है? ये तो उपन्यासों से लिया गया है। क्या आपने कभी बाहर भीख मांगने वालों को सचमुच इससे लड़ते देखा है? 18 ड्रैगन वश में करने वाली हथेलियों के बारे में क्या? तुमने बहुत सारे उपन्यास पढ़ लिए हैं। मुझे 18 ड्रैगन वश में करने वाली हथेलियों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन दिव्य ड्रैगन छाती पकड़ने वाला हाथ निश्चित रूप से एक विकल्प है। आप गुस्सा हो रहे हैं। दोनों ने नीत्यानहाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो अभी भी उनके पीछे सदमे में था, और बातें करते और हंसते हुए होंग्युआन होटल में चले गए। नीत्यानहाओं ने ठंडे भाव से उनकी पीछे हटी हुई आकृतियों को देखा और अब उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वह अहंकारी और घमंडी था, लेकिन मूर्ख नहीं था। वह अपने साथ जो 4 अंगरक्षक लाया था, उन सभी का चयन सावधानीपूर्वक किया गया था, और बाहर उनमें से एक आसानी से 10 लोगों का मुकाबला कर सकता था। यहाँ तक कि कुलीन सैन्य इकाइयों के उस्तादों के खिलाफ भी वे दर्जनों राउंड तक अपनी पकड़ बनाए रख सकते थे। लेकिन अभी इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, अजय शर्मा ने तुरंत उन सभी को नीचे गिरा दिया। इस स्थिति में अगर वह दोबारा मुसीबत मोल लेने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से उसे ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर लड़ाई से काम नहीं बनता, तो चलो बुद्धि की लड़ाई लड़ते हैं। बस इंतजार करो, तुम निकम्मे लोगों, कब तक जमीन पर पड़े रहोगे? उठो, तुम सब शर्मनाक हो। इतना कहकर उसने उनकी अनदेखी की और सीधे होंग्युआन होटल की ओर चल दिया। भोजघर के अंदर उपस्थित सभी लोग दिल्ली शहर के प्रमुख व्यवसायी थे। व्यापार संघ समय समय पर ऐसे आयोजन करता है ताकि इन उद्योगपतियों को आपस में मेलजोल बढ़ाने और एक दूसरे से परिचित होने का अवसर मिल सके। इन धनाढ्य व्यक्तियों को भी ऐसी कॉकटेल पार्टियों में शामिल होना अच्छा लगता था। सबसे पहले, इस पार्टी में शामिल हो पाना ही एक विशेष प्रतिष्ठा का प्रतीक था। दूसरे, ऐसी सभाओं में कुछ सौदे तय किए गए थे। तीसरा, कई लालची महिलाएं, युवा मॉडल और कम प्रसिद्ध हस्तियां अमीर बनने के अवसरों की तलाश में धनी संरक्षकों से जुड़ने की कोशिश करेंगी। इसलिए जब भी ऐसी कोई कॉकटेल पार्टी होती थी, तो वे उसमें शामिल होने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब वे शिकार की तलाश कर रहे थे, तब वे खुद भी दूसरों के लिए शिकार बन चुके थे। कुछ बड़े व्यापारियों को ऐसी महिलाओं के साथ मौज मस्ती करना अच्छा लगता था। ये सब विलासितापूर्ण जीवन जीने और आपसी सहमति के बारे में था, जिसमें हर किसी को वह मिलता था जो वह चाहता था। वहां पहुंचते ही अजय शर्मा सीधे बुफे टेबल की ओर बढ़ गया। उन्हें ऐसे मौके खास पसंद नहीं थे, वे बहुत सती होते थे। वे अपनी भूख मिटाना ज्यादा पसंद करते थे। इस प्रकार बुफे टेबल ही उसका गंतव्य था। सू फुलिंग के पास कोई विकल्प नहीं था। सू ग्रुप की कार्यवाहक सीईओ होने के नाते आवश्यक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना अपरिहार्य था। इसके अलावा उसके माता पिता ने भी उस पर इस कॉकटेल पार्टी में आने के लिए जोर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पार्टी के उत्तरार्ध में एक चैरिटी नीलामी भी होगी, जो प्रमुख कॉर्पोरेट समूहों के लिए अपनी ताकत दिखाने का भी एक समय होता है। सू ग्रुप होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से इसमें भाग लेना ही था। कभी कभी कुछ मिलियन या करोड़ों रुपये यूं ही फेंक देना। क्या आपको सच में लगता था कि उन्हें नीलाम की गई वस्तु में दिलचस्पी थी? नहीं, ये सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए था। तो आप पहले यहाँ खा लीजिए, मैं बस खाना खा लूंगा। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, मेरी चिंता मत कीजिए। अजय शर्मा ने सैल्मन मछली के 2 मोटे टुकड़े अपने मुंह में ठूंस लिए और सिर हिलाते हुए कहा। उन्हें यह मानना ही पड़ा कि होंग्युआन होटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां ताज़ी थी। आखिर यह एक 5 सितारा होटल था। खाना खाते समय उसने लोगों के एक समूह को अपनी ओर आते हुए सुना। उनमें से 2 लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, जिनमें से एक नीत्यानहाओ था। मैनेजर टोंग, इस व्यक्ति के पास निमंत्रण नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ये दोबारा पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वह इस कॉकटेल पार्टी में शामिल होने के योग्य है। महोदय, ये बिजनेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक निजी कॉकटेल पार्टी है। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। मैनेजर टोंग नाम से संबोधित व्यक्ति ने अजय शर्मा से कहा। मेरे पास निमंत्रण नहीं है। 40 जैसे को तैसा बड़े बड़े दिग्गज उभरते हैं। अजय शर्मा की बातें सुनकर नीत्यानहाओ बार बार उपहास करता रहा और मैनेजर टोंग ने भी भौहें चढ़ा लीं।
यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, तो बिना आमंत्रण के किसी को बिना किसी कारण के अंदर कैसे आने दिया जा सकता था? तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस सज्जन को कौन लेकर आया है? सू फुलिंग। ओह, तो उसे सू ग्रुप की यंग मिस लेकर आई थी। फिर तो ठीक है। ये सुनकर कि सू फुलिंग उसे लेकर आई है, मैनेजर टोन को अचानक बात समझ आ गई। अब बात समझ में आ गई। रुको, उसने कहा कि सू फुलिंग उसे लेकर आई थी, तो क्या वो उसे लेकर आई थी? सबूत कहाँ है? नित्यानहाओ ने लगातार दबाव डाला। मैं उसे अंदर ले आया, तो क्या हुआ? क्या आपको इससे कोई समस्या है? यहाँ की हलचल ने काफ़ी समय से दूसरों का ध्यान आकर्षित किया था और सू फुलिंग ने स्वाभाविक रूप से इसे देखा। इसलिए वह तुरंत चलकर वहां पहुंच गई। यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी किसी को भी ला सकता है। वह तुम्हारा कौन है? नित्यानहाओ ने जानबूझकर पूछा, उसकी आंखों में व्यंग्य की झलक थी। वह मेरा प्रेमी है। नित्यानहाओ, तुम आखिर चाहते क्या हो? सू फुलिंग ने अधीरता से उसकी ओर देखा। आपका प्रेमी? तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह भाई किस कंपनी में काम करता है? सू की बेटी का प्रेमी होने के लिए उसे एक सफल व्यक्ति होना चाहिए। कृपया मेरी कमजोर दृष्टि के लिए क्षमा करें, क्या आप मुझे बता सकती हैं? ये सुनकर सू फुलिंग और अजय शर्मा दोनों उस व्यक्ति का इरादा समझ गए। ये सही है। नित्यानहाओ मैनेजर टोन को किसी को भगाने के लिए नहीं ला रहा था, बल्कि वह चाहता था कि अजय शर्मा सबके सामने खुद को मूर्ख साबित करे और फिर सू फुलिंग को उसके सामने शर्मिंदा करे। इसी वजह से सू फुलिंग को स्वाभाविक रूप से उससे और अजय शर्मा से नाराजगी होगी। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वैसे भी उसे वह कभी पसंद नहीं थी। जब तक इस घृणित दरिंदे का सफाया नहीं हो जाता, तब तक उसके पास उसे धीरे धीरे कमजोर करने के कई तरीके थे। तुम मेरे कौन हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अजय शर्मा ने अधीरता से कहा। युवा सू एक सेलिब्रिटी हैं और हम में से कई लोगों के लिए देवी समान हैं। अब जब आप उनके प्रेमी बन गए हैं, तो हम उनके प्रशंसक स्वाभाविक रूप से यह जानने के हकदार हैं। बेशर्मी और निर्भीक स्वभाव की बात करें तो अजय शर्मा को लगा कि नित्यानहाओ इस मामले में काफ़ी आगे है। क्या इसे कोई कारण माना जा सकता है? या फिर तुम सिर्फ एक साधारण वेतनभोगी हो, या शायद किसी के आश्रित हो? आदित्य, तुम्हें अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखना होगा। हालांकि यह रखा हुआ आदमी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि वे अपनी सुंदरता के सहारे जीते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। थप्पड़। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी, जिससे अजय शर्मा चौंक गया, जो खुद भी कुछ करने ही वाला था। ये थप्पड़ उसने नहीं, बल्कि सू फुलिंग ने मारा था। नित्यानहाओ, ज्यादा मत करो, उसे बार बार रखेल मत कहो। तुम किस तरह के इंसान हो? न मर्द हो न औरत, इस युवती को जीत नहीं पाए तो बस हर बात पर जलन करते हो। मेरी बात सुनो, मेरा प्रेमी हॉनफेंग रियल एस्टेट का चेयरमैन है। क्या ये यहाँ होने के लिए काफ़ी है? इस समय सू फुलिंग ने अपना दबंग अंदाज फिर से हासिल कर लिया और सीधे उसे फटकार लगाई। हॉनफेंग रियल एस्टेट, क्या ये हाल ही में सबसे चर्चित रियल एस्टेट डेवलपर है? जी भाई, क्या आप बाहर से आए हैं? हॉनफेंग अब दिल्ली शहर में रियल एस्टेट उद्योग का अग्रणी है और इसने हाल ही में जिनमाओ रियल एस्टेट का अधिग्रहण और विलय किया है। ये यहाँ ओल्ड सन से भी कहीं ज़्यादा मजबूत है। ओह, तो फिर वह यहाँ आने के योग्य तो है ही, वरना अगर वह योग्य नहीं है तो हम क्या हैं? कौन मना करता है? लेकिन वह मोदू के नी कबीले का युवराज है। मैंने सुना है कि वह सू समूह की सू फुलिंग का पीछा कर रहा है, लेकिन उसे कभी पसंद नहीं किया गया। आज भी ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। चुप रहो, चलो बस शो देखते हैं। नी परिवार और सू परिवार दोनों ही दिग्गज हैं, जिनका बाजार मूल्य लगभग 100 अरब है। हम उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद सभी लोग फुसफुसा रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोग इस तमाशे को देख रहे थे। नित्यानहाओ की आंखों में गुस्सा लगभग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, मानो वह फूटने ही वाला हो, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे दबा लिया। तुम कहते हो कि ऐसा है, तो ऐसा ही है। सबूत कहाँ है? नित्यानहाओ को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि अजय शर्मा का अपना खुद का व्यवसाय है, क्योंकि उसने कुछ समय से कोने से सब कुछ देखा था। अगर वह सचमुच एक व्यवसायी होता तो इस भोज में खाने की मेज पर बेताब होकर खाना नहीं खा रहा होता। वह निश्चित रूप से मेलजोल बढ़ाने, संपर्क स्थापित करने और अधिक व्यवसाय हासिल करने का अवसर अवश्य भुनाता। इसलिए उन्होंने वर्तमान दृश्य को रचने के लिए मैनेजर टोन का उपयोग करने के बारे में सोचा। आपको सबूत चाहिए, है ना? मैं हॉनफेंग रियल एस्टेट का महाप्रबंधक जो झाओगांग हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ कि सुश्री सू ने जो कहा वह सच है। चेयरमैन अजय शर्मा मेरे बॉस हैं और हॉनफेंग रियल एस्टेट के असली निर्णय लेने वाले वही हैं। इसी क्षण जो झाओगांग दूसरी तरफ से बाहर आया, अजय शर्मा के बगल में खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मालिक, आपने मुझे भोज में आने के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं आपको लेने आ जाता। मैं तो बस सू के साथ, लिंगर के साथ आया हूँ। अजय शर्मा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जो झाओगांग भी यहाँ मौजूद थी, और अपनी हैरानी में उसने लगभग उसे छोटी मिस सू कह दिया था। ओह, तो ये हॉनफेंग रियल एस्टेट के मालिक हैं। उन्होंने कुछ तो हासिल किया है, इतनी छोटी कंपनी होना बिल्कुल ठीक है। हालांकि नित्यानहाओ थोड़ा हैरान था, फिर भी उसने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। उन्होंने हाल ही में हॉनफेंग रियल एस्टेट की लोकप्रियता के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन इसका बाजार मूल्य 10 अरब से कम था, जो नी कबीले जैसी विशालकाय कंपनी के मुकाबले बिल्कुल अतुलनीय था। नित्यानहाओ की यह बात सुनकर जो झाओगांग आगे बढ़ने ही वाला था। ओह, युवा स्वामिनी को उनके पूर्वजों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह हमारी मामूली संपत्ति को तुच्छ समझते हैं। इसी क्षण एक और व्यक्ति व्यंग्य भरे लहजे में बोलते हुए बाहर आया, जिससे सभी लोग अनायास ही हंस पड़े। लेकिन यह व्यक्ति सही था। नी समूह वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन वे सभी पिछली पीढ़ी द्वारा बनाए गए थे और उनका इस नित्यानहाओ से कोई लेना देना नहीं था। बॉस, आप भी यहाँ हैं? हा हा हा। ये कहते हुए वह अजय शर्मा के बगल में खड़ा हो गया।
क्या ये फोहाई रेस्टोरेंट वाला सनहाई नहीं है? उसने सचमुच अजय शर्मा को बॉस कहा। अविश्वसनीय, इतनी कम उम्र में ही उसने होनफेंग रियल एस्टेट और फोहाई रेस्टोरेंट को पछाड़ दिया है। उसमें वाकई प्रतिभा है। वास्तव में हालांकि फोहाई रेस्टोरेंट का बाजार मूल्य अधिक नहीं है, लेकिन इसके संपर्कों का नेटवर्क बेहद सुविकसित है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक बार फिर गर्मागर्म बहस शुरू कर दी और उनकी निगाहें एक बार फिर अजय शर्मा की ओर मुड़ गईं। एक टूटे फूटे रेस्तरां का मालिक, फिर भी वह मेरे नी कबीले का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है। तुम इसके लायक नहीं हो। ये सुनकर कि यह सिर्फ एक लोकप्रिय स्थानीय रेस्तरां है, नित्यानहाओ का तिरस्कारपूर्ण रवैया और भी बढ़ गया। दिल्ली शहर में ये कितना भी प्रभावशाली क्यों न रहा हो, मधु में इसका कोई महत्व नहीं था। वह यहाँ के रसूख संपन्न लोगों को बिल्कुल तुच्छ समझता था। अगर सू फुलिंग न होती तो वह ऐसे भोज में आने की जहमत भी न उठाता। जब आप दूसरों को नीचा समझते हैं तो पहले खुद को देखें। आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है जब आप केवल अपने बड़ों का शोषण करते हैं। इसी क्षण एक और आवाज़ सुनाई दी। वाह, ये तो ताइफू प्लाजा के महाप्रबंधक गाओ जियानली हैं। क्या वो सच में अजय शर्मा के लिए बोल रहे हैं? वहाँ मौजूद सभी लोग स्वाभाविक रूप से गाओ जियानली को जानते थे। ताइफू प्लाजा एक वाणिज्यिक केंद्र था, एक ऐसी इकाई जिसका बाजार मूल्य 30 अरब से अधिक था। यहाँ तो एक अरबपति भी उसका कुछ सम्मान करेगा। लेकिन अगले ही पल सभी ने देखा कि गाओ जियानली भी अजय शर्मा के पास गई और उसे बॉस कहकर पुकारा। इससे सभी लोग सचमुच चौंक गए। ये कहना कि फोहाई रेस्टोरेंट और होनफेंग रियल एस्टेट दोनों अजय शर्मा के स्वामित्व में थे, पहले ही सभी को बार बार आश्चर्यचकित कर चुका था। लेकिन ताइफू प्लाजा दिल्ली शहर में एक विशाल रैंक के समान अस्तित्व रखता था, जो पूरी तरह से एक अलग स्तर पर था। क्या वह वास्तव में वही रहस्यमय बॉस है जिसने ताइफू प्लाजा का अधिग्रहण किया था? हे भगवान, मैंने तो इसे देखा ही नहीं। युवाओं में से एक नायक उभरता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। इस समय नित्यानहाओ का चेहरा कभी हरा तो कभी लाल हो रहा था। घटनाक्रम उनकी अपेक्षा से कुछ हद तक अप्रत्याशित था। उन्होंने अजय शर्मा की शक्ति को पूरी तरह से कम आंका था। हालांकि इन उद्योगों की संयुक्त क्षमता भी नी कबीले के बराबर नहीं थी, लेकिन वे उससे बहुत पीछे भी नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने उसकी कमजोर नस पर भी वार किया। वह वास्तव में दूसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी था, जिसकी तुलना अजय शर्मा जैसे किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी, जिसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया था। लेकिन कभी कभी आप कितने भी तर्कसंगत क्यों न हो, प्रतिकूल स्थिति में होने के बावजूद भी आप अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करते हैं। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओह, तुम तो बड़े ही बेशर्म हो नौजवान। अगर तुम मुझे भी इसमें शामिल कर लो तो क्या होगा? इसी क्षण एक और व्यक्ति बाहर निकला और इस बार पूरा परिसर हंगामे से गूंज उठा। 41 स्वर्ग का गौरव, कौन प्रतिस्पर्धा करने का साहस करता है? पेंगडालोंग शक्तिशाली कदमों से धीरे धीरे दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। काले और सफेद दोनों रास्तों पर नियंत्रण रखते हुए वह स्वाभाविक रूप से एक दबदबा कायम करता हुआ प्रतीत हो रहा था। सभी लोग तुरंत रास्ता देने लगे और हैरानी से देखते रहे जब वह अजय शर्मा की ओर बढ़ा। बॉस, हे ओल्ड पैंग, देर हो चुकी है। इस समय भोज में उपस्थित लगभग 90% अतिथि अचंभित होकर देखते रह गए। उनके दिलों में जो सदमा लगा वह एक विशाल लहर की तरह था, जो पूरी तरह से अभिभूत कर देने वाला था। हे भगवान, क्या ये सच है? पेंगडालोंग को भी वश में कर लिया गया है। वाह, यह शायद इस साल की सबसे बड़ी खबर है। धिक्कार है, अजय शर्मा के पास कितनी शक्ति है कि वह चुपचाप इन सभी बड़े लोगों को भर्ती कर लेता है। क्या वे अभिनय कर रहे हैं? ये सब कुछ बहुत अवास्तविक सा लग रहा है। अभिनय? क्या आप इतने सारे प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं? आप अभी भी सपना देख रहे होंगे। अब नी वंश के इस सदस्य को हार का सामना करना पड़ेगा। ये सभी परिवार मिलकर नी वंश से कहीं अधिक भयावह हैं। बिल्कुल, हमारे पास देखने के लिए एक अच्छा शो है। सुपरिवार की उस लड़की का स्वाद वाकई लाजवाब है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरा आयोजन स्थल हंगामे से गूंज उठा। वे दिग्गज व्यवसायी, जो मूलतः सभ्य, सौम्य और सुरुचिपूर्ण माने जाते थे, अपने सामने उपस्थित लोगों की अत्यधिक शक्ति को दोष देते हुए अपशब्द बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। और नित्यानहाओ सबकी नजरों का केंद्र बन गया। उसके अहंकार और घमंड के बारे में सभी ने सुना था और वहां मौजूद कुछ बॉस तो उसके हाथों अपमानित भी हो चुके थे। लेकिन नी ग्रुप इतना शक्तिशाली था कि उसके पास लगभग 100 अरब की संपत्ति थी, जिससे उनके पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन अब अचानक प्रकट हुए इस अजय शर्मा ने स्पष्ट रूप से 100 अरब से अधिक की संपत्ति का प्रदर्शन किया, जिससे नी ग्रुप तुरंत पीछे छूट गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि नित्यानहाओ केवल दूसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी था, जबकि अजय शर्मा वास्तविक सत्ता का असली नियंत्रक था, जो उन्हें पूरी तरह से अतुलनीय बनाता है। सू फुलिंग को देखकर वह भी इस समय पूरी तरह से अचंभित थी। उसने अनुमान लगाया था कि अजय शर्मा ने ज़रूरी नंबर 1 को हासिल करने के लिए होनफेंग रियल एस्टेट के अलावा और भी लोगों पर भरोसा किया होगा, लेकिन जब सब कुछ उसके सामने रखा गया तो वह स्तब्ध रह गई। इस व्यक्ति ने अभी जो कुछ दिखाया वह सुपरिवार और नी कबीले दोनों को पीछे छोड़ने के लिए काफ़ी था। इसके अलावा वह जानती थी कि लू चेन पूर्व युद्ध देवता का शपथित भाई था और उसने हुआक्सिया के एक मेजर जनरल और राष्ट्रीय खजाने के स्तर के महान चिकित्सा गुरु लिन तियानशिन को अपना शिष्य बनाया था। अगर उन दोनों संबंधों को तोड़ दिया जाए तो क्या वहां मौजूद हर कोई डर के मारे मर नहीं जाएगा? उसने शुरू में बुरेकिन और बुरेलिन के नामों का इस्तेमाल करके नी कबीले और अपने माता पिता को शादी के लिए दबाव डालने से रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि दोनों बुजुर्गों को हस्तक्षेप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय शर्मा ने वर्तमान में जिस शक्ति का प्रदर्शन किया है, उससे वह वास्तव में शीर्ष स्तर के धनी परिवारों को छोड़कर अपने समकक्षों को आसानी से कुचल सकता है। उसने पाया कि अजय शर्मा के साथ जितना अधिक समय वह बिताती थी, उतना ही वह उसके असाधारण स्वभाव को महसूस करती थी, और उसे इस बात पर भी संदेह होने लगा कि क्या वह अभी जो देख रही थी वह वास्तव में उसकी क्षमताओं की सीमा थी। इस समय उसके मन में अजय शर्मा को लेकर और भी उत्सुकता जाग उठी।
तुम और कौन से रहस्य छिपा रहे हो? बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। साफ है कि तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। पेंग दालोंग ने सीधे और बिना किसी झिझक के बात की। अगर उसने अपने बॉस को नाराज किया तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। आपका नी ग्रुप चाहे कितना भी शानदार क्यों न हो, उसका मुख्यालय मोदू शहर में है। पहले भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। कहावत है कि एक शक्तिशाली ड्रैगन स्थानीय सांप को नहीं दबा सकता। अब जब वह मेरे इलाके में आ गया है तो ये स्पष्ट नहीं है कि किसका नुकसान होगा। खासकर अब उसके बॉस द्वारा बताई गई बातें उसके लिए भी भयावह थीं। दूसरों को शायद पता ना हो, लेकिन वह काले और गोरे दोनों क्षेत्रों और विभिन्न प्रमुख उद्योगों में शामिल थे। पहले उसकी एक प्रेमिका थी जो एक छोटी मोटी हस्ती थी, और उससे उसे गलती से पता चला कि शिंग्याओ एंटरटेनमेंट का अधिग्रहण हो गया है। गहन पूछताछ करने पर उसे पता चला कि नए मालिक का नाम अजय शर्मा है। नामों के संयोग होने के डर से उसने विशेष रूप से जांच की और पाया कि यह अजय शर्मा वास्तव में उसका बॉस था। इससे उनके मन में अजय शर्मा के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया। शिंग्याओ एंटरटेनमेंट की संपत्ति पैंग ग्रुप की संपत्ति से जरूरी नहीं किया देखो, लेकिन इसमें संपत्ति बहुत कम थी। इसके अंतर्गत अनगिनत कलाकार थे, जिसका अर्थ है कि इसे उत्पन्न धन की राशि खगोलीय थी। विशेषकर वे नामी कलाकार फिल्म की शूटिंग करना या किसी विज्ञापन का समर्थन करना उन्हें पारिश्रमिक के रूप में करोड़ों या यहाँ तक कि अरबों डॉलर तक की रकम दिलाता था। अजय शर्मा, मैं मानता हूं कि व्यापार में तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा वो नहीं है। मुझे वाणिज्य से कोई लेना देना नहीं है। मेरा क्षेत्र तो रेसिंग की दुनिया है। अगर तुम में हिम्मत है तो चलो एक बार रेस लगाते हैं और फिर मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई और उसने हर संभव प्रयास करने का फैसला किया। उसे किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा वापस पानी थी। जब तक अजय शर्मा इनकार करता रहा तब तक वह कम से कम ये दावा कर सकता था कि हर कोई अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है, जिससे उसे बचने का रास्ता मिल जाता था। छी, क्यों ना आप मेरे मजदूरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सुझाव दे कि कौन अधिक सीमेंट ढो सकता है। हा, पेंग दालोंग ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, जिससे चारों ओर हंसी फैल गई। क्या आपने अभी अभी हमारे छोटे व्यवसायों को नीचा नहीं दिखाया? अब जब आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो आप हमारे बॉस को चुनौती देने के लिए रेसिंग का मुद्दा उठा रहे हैं। होनफेंग रियल एस्टेट के जोऊ झाओगेंग ने भी ठंडी हंसी हंसी। अभी कुछ देर पहले ही इस व्यक्ति ने होनफेंग रियल एस्टेट, जिसकी स्थापना उसने की थी, को एक छोटी कंपनी कहकर उसका मजाक उड़ाया था। उसे वह पुरानी बात याद थी और वह इस मौके का फायदा उठाकर उसका और भी मजाक उड़ाना चाहता था। हे, देखो, तुम सब मेरी बात से सहमत हो। अजय शर्मा व्यापार में माहिर है और मैं रेसिंग में। जब वो रेसिंग में मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं करता तो इन बातों को उठाने का क्या फायदा? पेंग दालोंग और दूसरे व्यक्ति को ठीक वैसा ही जवाब देते देख जैसा उसने अनुमान लगाया था, नी त्यानहाओ मुस्कुराया। यही तो वह चाहता था। अरे मेरा दिमाग, तुम तो बिल्कुल ही बेतुकी बातें करने में माहिर हो। मैं, ओल्ड पैंग, खुद को बकवास करने में माहिर समझता था, लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं। वाह, नी त्यानहाओ को इतना बेशर्म काम करते देख पेंग दालोंग को इतना गुस्सा आया कि वह हंसने लगा। क्या तुम रेस लगाना चाहते हो? ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या होगा? लेकिन किसी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसी क्षण अजय शर्मा बोला, क्या मैं तुमसे हार जाऊंगा? क्या तुम्हें पता है कि मैं हुआशिया का नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय F1 फॉर्मूला रेसर हूं, और साथ ही। ठीक है, बकवास बंद करो। बस मुझे ये बताओ कि अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अजय शर्मा के पास इस आदमी की शेखी सुनने का समय नहीं था और उसने सीधे उसे बीच में ही रोक दिया। अगर मैं हार गया तो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अच्छा, अगर तुम हार जाते हो तो सू फुलिंग को फिर कभी परेशान मत करना और उसके सामने कभी मत आना। अगर कभी उससे सामना हो जाए तो उसके आसपास से निकल जाना। चूंकि उनकी यात्रा का उद्देश्य इस मुद्दे को हल करना था, इसलिए अजय शर्मा ने अपनी स्थिति सीधे तौर पर बताई। अपनी ही सोच में डूबी हुई सू फुलिंग ये सुनकर थोड़ी कांप उठी और कृतज्ञता भरी नजरों से अजय शर्मा की ओर देखा। ठीक है, और अगर तुम हार गए तो? मेरे साथ भी ऐसा ही है। बॉस, जल्दबाजी मत करो। अजय शर्मा को ऐसा कहते सुनकर पेंग दालोंग और अन्य लोगों ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि अजय शर्मा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। अच्छा, सीधा सादा, अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें सू फुलिंग को छोड़कर मेरे लिए फूक समर्पण लिखना होगा। इस क्षण नी त्यानहाओ का आत्मविश्वास पुनः जागृत हो गया। रेसिंग के क्षेत्र में वह वास्तव में किसी से नहीं डरता था। अगर वे सचमुच प्रतिस्पर्धा करने वाले थे तो उसकी जीत निश्चित थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही बात आप पर भी लागू होती है। बताओ, हमारी रेस कहाँ हो रही है? शर्त तय होने के बाद अजय शर्मा ने सीधे बात की। मैंने सुना है कि दिल्ली शहर में विकास क्षेत्र के बाहर मित्सुई नंबर 7 वायाडक्ट पर एक एस क्लास रेसिंग ट्रैक है। चलो वहाँ रेस लगाते हैं। नी त्यानहाओ की आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। हालांकि इस ट्रैक को एस क्लास कहा जाता था, लेकिन वास्तव में ये सुपर एस क्लास था। 13 घातक मोड़ों का आतंक आम लोगों के बस की बात नहीं थी। इसके अलावा अगर वहाँ किसी दौड़ के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती तो कोई भी उसके बारे में गपशप नहीं करता। वहाँ पेशेवर रेसरों को भी अक्सर चोटें लगती थीं या उनकी मौत हो जाती थी। अजय शर्मा की तो बात ही छोड़िए। हालांकि नी त्यानहाओ द्वारा चुने गए ट्रैक को सुनने के बाद अजय शर्मा और सू फुलिंग दोनों ने बेहद अजीब भाव दिखाए, मानो वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन सू फुलिंग को कैसे पता न हो? क्या अजय शर्मा के साथ उसकी पहली झड़प वही नहीं हुई थी? वो अद्भुत ड्राइविंग कौशल तो पहले कभी नहीं देखा गया था। नी त्यानहाओ, भले ही वो हुआशिया का नंबर 1 फॉर्मूला रेसर हो, सू फुलिंग को पूरा भरोसा था कि अजय शर्मा ही जीतेगा। इसके बाद समूह ने तुरंत युद्धक्षेत्र बदल दिया और दौड़ की तैयारी के लिए मित्सुई नंबर 7 वाइडेक्ट की ओर बढ़ गया।
इस हंगामे के चलते इन बड़े व्यापारियों को भोज में शामिल होने में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। भोज समारोह हर साल होते हैं, लेकिन इस तरह का नाटक शायद जीवनकाल में कुछ ही बार देखने को मिलता है। इसलिए सभी लोग झुंड में गाड़ियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। इससे भोज के आयोजक अवाक रह गए और इसके बाद होने वाली चैरिटी नीलामी स्पष्ट रूप से बर्बाद हो गई। 42 इनिशियल डी ओवरटेक की पुनरावृत्ति। दिल्ली शहर के विकास क्षेत्र के बाहर मित्सुई नंबर 7 ओवरपास। इसी समय सुपरकार और लग्जरी कारों का एक समूह वहां पहुंचा। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि आमतौर पर यहां आने वाले लोग पंख या बाइकर पोशाक पहने हुए स्ट्रीट रेसर होते थे, लेकिन अब तोन निकले हुए, मोटी कमर वाले और गोल टांगों वाले अधेड़ उम्र के चाचाओं का एक समूह आ गया, जिससे इस क्षेत्र का एक अनूठा परिदृश्य बन गया। हम प्रवेश द्वार ए से शुरू करेंगे। जो भी इस ओवरपास को सबसे पहले पार करेगा वही जीतेगा, नित्यानहाओ ने कहा। कोई बात नहीं, अजय शर्मा ने जवाब दिया। भले ही आप मैक्लारेन चला रहे हों, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए यह मेरी फरारी को नहीं हरा सकती, नित्यानहाओ ने घमंड से कहा। हालांकि उसकी कार मैक्लारेन जितनी महंगी नहीं थी, लेकिन उसने अंतिम चरण के संशोधनों पर काफी खर्च किया था, जिससे उसका कुल मूल्य मैक्लारेन से भी अधिक हो गया था। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को यथासंभव बचाने के लिए वह सीधे अपने अधीनस्थ द्वारा चलाई जा रही एक अन्य स्पोर्ट्स कार एक GT8 में बैठ गया। मैं इस कार से तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगा। नित्यानहाओ को अपनी रेसिंग क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। आखिरकार शिया काउंटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मूला रेस में नंबर 1 रहने का उनका रिकॉर्ड सिर्फ दिखावा नहीं था। जब सू फुलिंग ने नित्यानहाओ के बार बार किए गए उत्पीड़न को अस्वीकार कर दिया, तो उसने एक बार कहा था, जब तक तुम मुझे दौड़ में नहीं हरा देते, मैं तुम्हारे सामने दोबारा नहीं आऊंगा। इसी वजह से सू फुलिंग ने रेसिंग में कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया। हालांकि उसका कौशल अभी भी नित्यानहाओ से काफी कम था, फिर भी उसे बाहर एक दुर्लभ विशेषज्ञ माना जाता था। हालांकि अपने सामने के दृश्य को देखकर सू फुलिंग थोड़ी भावुक हो गई। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इसी तरह की शर्त में इस बार अजय शर्मा उसकी ओर से इसे पूरा करेगा। तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ये देखते हुए कि नित्यानहाओ स्पष्ट रूप से उसके ड्राइविंग कौशल को कमतर समझता था, और चूंकि अजय शर्मा ने उसे कुचलने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं दे सकता था। तुम GTR चुनो तो मैं 86 चुनूंगा। केवल उसी क्षेत्र को चुनकर जिसमें प्रतिद्वंद्वी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, और उसे कुचलकर ही वह वास्तव में फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगा और अपनी तुच्छता और शक्तिहीनता को महसूस कर लेगा। अजय शर्मा को 86 नंबर का अंक चुनते देख सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। असंभव, 86 मॉडल से GTR के साथ रेस लगाना, वो क्या सोच रहा है? उसकी शक्ति तो उसका मुकाबला ही नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, वह शुरुआत में ही हार जाएगा, और नित्यानहाओ एक पेशेवर रेसर है। अजय शर्मा की व्यावसायिक उपलब्धियां इतनी ऊंची हैं, वह इतनी बुनियादी गलती कैसे कर सकता है? भले ही यह अविश्वसनीय लगे, क्या आपने गौर किया है कि यह दृश्य आपको जाना पहचाना सा लगता है? अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो सच में यही है। क्या ये इनिशियल डी का रेसिंग वाला हिस्सा नहीं है? सचमुच, हे भगवान, जितना आप इसके बारे में सोचते हैं उतना ही यह डरावना होता जाता है। वही कार, वही ट्रैक। जी हाँ, कहा जाता है कि इस नंबर 7 ओवरपास ट्रैक को इनिशियल डी के एक प्रशंसक द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। केवल मूल एकीना ट्रिपल हेयरपिन मोड़ों को 13 घातक मोड़ों में बदल दिया गया था। इससे भी बढ़कर ये 13 खतरनाक मोड़ एनीमे में दिखाए गए ट्रिपल हेयरपिन मोड़ों से भी ज्यादा संकरे हैं। अगर ताकुमी फुजिवारा किसी के शरीर में प्रवेश कर भी ले तो भी शायद वो इस तरह गाड़ी नहीं चला पाएगा, इसीलिए इस जगह को सुपर एस क्लास ट्रैक कहा जाता है। देखने आए लोग उत्साह से आपस में चर्चा कर रहे थे। पेंग डालोंग, जो 86 नंबर की कार के मालिक थे, अप्रत्याशित रूप से उत्साहित थे। जी हाँ, ये कार वास्तव में पेंग डालोंग की थी, जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इतना बड़ा बॉस सचमुच इस कार को चलाता है। दरअसल वह इनिशियल डी के भी बहुत बड़े प्रशंसक थे और ताकुमी फुजिवारा की टोफू की दुकान के 86 नंबर वाले टोफू के दीवाने थे। इसीलिए उसने एक कार खरीदी और उसमें बदलाव किए। उसका अंदरूनी और बाहरी हिस्सा एनीमे में दिखाई गई 86 कार के लगभग समान बनाया गया था।